गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या टॉपिक है? लिस्ट जो बनाए थे उसमें क्या था? निशुदी बनाई थी सर। लिस्ट जो बना था उस समय तुम थे कि नहीं? नहीं सर, उस समय हम नहीं थे। किसी से लिस्ट लिए हो क्या? नहीं सर, शायद निशुदी बनाई है ना लिस्ट। निशु थी क्लास में? शायद थी। क्वासिरेंट में तो आप थे ना? रेंट में हम थे। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या टॉपिक था लिस्ट में? देखो तो जो पिछला पढ़ाए थे उससे। इसमें क्वासिरेंट दो गो बन रहा है। इंटरेस्ट थ्योरी है सर, बेस थ्योरी हो गया उसके बाद। वेज थ्योरी हुआ था। हाँ, दो गो क्वासिरेंट वाला बनाओ तो। P2 P3 P4। P4 लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। इक्विलिब्रियम यहाँ है और पहला क्वासिरेंट यहाँ होगा, दूसरा क्वासिरेंट यहाँ होगा। पहला क्वासिरेंट जो है ये वाला है। और दूसरा क्वासिरेंट जो होगा वो यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक। जैसे जैसे बाजार की स्थिति सुधरेगी, मांग बढ़ना शुरू होगा शॉर्ट रन में, तो क्वासिरेंट की मात्रा भी बदलेगी। पिछले क्लास में हम लोग एक क्वासिरेंट बनाए थे, अब यहाँ दो क्वासिरेंट। P2 A B C, ये हो जाएगा P3 A1 B1 C1।
क्वासिरेंट, और ये है MR बराबर AR। MR equal to AR। MR ये आउटपुट है। ये प्राइस, ये E1 है और ये E है। क्वासिरेंट जो है वो अल्पकाल का ही कंसेप्ट है। दीर्घकाल में एवरेज कॉस्ट के बराबर फर्म को कीमत मिलेगी ही। दीर्घकाल संतुलन में एवरेज कॉस्ट के बराबर ही उसको मूल्य मिलना है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ये दोनों जो है वो गायब हो जाएगा दीर्घकाल में। फर्मों के एंट्री से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बदल जाएगा और एग्जिट होने से फर्म जो है आपको नॉर्मल प्रॉफिट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि हर हालत में दीर्घकाल में क्वासिरेंट ही मिलेगा। दीर्घकाल में क्वासिरेंट नहीं रहेगा। कंसेप्ट क्वासिरेंट का कंसेप्ट अल्पकाल का है। क्वासिरेंट का कंसेप्ट जो है अल्पकाल का है। क्वासिरेंट हम लोग जो बनाए थे उसमें केवल एक क्वासिरेंट बनाए थे। इस चित्र में आपको दो क्वासिरेंट एक साथ दर्शाया गया है। बाजार में इंप्रूवमेंट हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, और तब उस स्थिति में उसको जो प्राप्त होगा वो पहले जो क्वासिरेंट था वो था P2
P2 ABC, अब उसको क्वासिरेंट मिलेगा P3 A डैश B डैश C डैश। इस चित्र को बनाइए। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट थ्योरी। डिमांड एंड सप्लाई theory of interest. Demand and supply theory of interest. Alfred Marshall. Demand and supply theory of interest, Alfred Marshall concept. Demand for capital. Demand for capital. सब आदमी म्यूट कीजिए। डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल टू डिमांड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Supply of capital. Supply of capital. Demand for capital, that is investment. Supply of capital, that is saving.
demand for capital, interest rate, supply of capital, interest rate, interest rate, interest, interest, saving, interest rate is determined where saving is equal to investment. Interest rate is determined where saving is equal to investment. डिमांड फॉर कैपिटल, पूंजी की मांग को ही विनियोग कहा जाता है। डिमांड फॉर कैपिटल, पूंजी की विनियोग को ही मांग कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में यह सिद्धांत दिया गया, इसका एजम्पशन हो जाएगा एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन नंबर 1, पूंजी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हो। चित उतर गया सबका? यस हाँ सर। सर। यस सर।
जंक्शन से देखिए नंबर 1, there is perfect competition in capital market. First assumption, there is perfect competition in capital market. There is perfect mobility of capital in the economy. There is large number of savers and investors in the market. हुआ
there is perfect mobility in the capital market. There are large number of savers and investors. Interest is the price of capital. Interest is the price of capital. Interest investment is a real factor as there is risk in investment. Investment is a
real factor as there is risk in investment. Saving is a real factor. Saving is a real factor as there is sacrifice in doing saving. Not consuming. Not consuming, but saving. Is a sense of sacrifice by saver in the market. तो हम पाते हैं कि इसका एजम्पशन हो गया कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में होगा, पूंजी बाजार में परफेक्ट कंपटीशन होगा। दूसरा इसका मान्यता है कि पूंजी बाजार में परफेक्ट मोबिलिटी होगा। कोई सेव कर रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है, मोबिलिटी परफेक्ट होना चाहिए। There is perfect mobility in capital market. There are large number of saver investors जो large number में होगा। There is interest in the price of capital. Investment को real factor माना जाता है क्योंकि इसमें जोखिम है। सेविंग को भी रियल फैक्टर माना जाता है क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस है जो कि रियल फैक्टर है। उपभोग नहीं करेंगे तभी बचत कर पाएंगे, यही सेंस ऑफ सैक्रिफाइस है। उपभोग नहीं करेंगे तभी बचत कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये सारा एजम्पशंस है। सब लोग लिख लिए एजम्पशन? यस सर। यस जी सर। अब जो है हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गया और सेविंग ज्यों का त्यों है
तो इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो पहले ए बिंदु है इंटरेस्ट रेट OR1 होगा और बी बिंदु हो गया इंटरेस्ट रेट OR2 होगा। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है। किसमें इंक्रीज हुआ है? इन्वेस्टमेंट में। सप्लाई कर्व जो कहते हो। इंटरेस्ट रेट rises. Interest rate rises as investment increases. But supply curve is constant. But supply curve is constant. Interest rate is determined at a point where interest rate is determined at a point where there is intersection. There is intersection between investment curve and saving curve. Interest rate is determined at a point where there is intersection between investment curve and saving curve.
interest rate rises, as investment increases, but supply curve is constant. Investment curve shifts upward. Investment curve shifts upward. तो इस चित्र के द्वारा दिखलाया गया है कि बचत की रेखा ज्यों की त्यों है, और अगर बाजार में विनियोग की रेखा ऊपर की ओर खिसक जाए, जिसको विनियोग में वृद्धि कहते हैं, तो ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाएगी और ब्याज दर R1 से वो R2 की ओर चला जाएगा। चित्र उतर गया? हाँ सर। yes yes Saving curve shifts rightward. Shifts rightward. This is increase. This is increase. This is increase in saving. Increase in saving curve shifts rightward. This is increase in saving. Investment curve is constant. Investment curve is constant. Investment curve is constant. Interest rate will rise. Will rise from OR. Will rise and will fall. Will fall from
OR to OR 0 to OR 0. OR 0 from OR 0. Investment saving. Saving curve shifts rightward. This is increase in saving. Investment curve is constant. Interest rate will fall from OR to OR 0. और हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों बचत और विनियोग दोनों एक साथ बढ़ जाए तो क्या होगा। इच्छित उतर गया। यस सर। जी सर। I1, I2, S1, S2, equilibrium A, equilibrium B. If investment and saving both increase by same rate, both increase by same rate,
same rate, both increase by same rate. There will be no change. There will be no change in interest rate. If investment and saving both increase by same rate, there will be no change in interest rate. इसका अर्थ हुआ कि अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता का जो परिवर्तन है और विनियोगकर्ता का परिवर्तन है, अगर दोनों एक समान होगा तो ब्याज दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाजार में ओएम पूर्ति की मात्रा है, बचत की मात्रा है, विनियोग की मात्रा है, तो दोनों बढ़कर ओएन हो जाएगा। चित्र उतर गया? हाँ सर। सब आदमी का उतर गया? यस सर। यस सर। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके नीचे का जो जोन है, इस जोन में ये स्थिति इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर सेविंग्स है, और ऊपर का जोन जो है इसमें ये स्थिति है इन्वेस्टमेंट है लेस। एक ही ऐसा बिंदु है जहाँ की इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर है। इसलिए अगर बाजार में R1 ब्याज दर है तो स्वतः गिरकर R हो जाएगा। अगर बाजार में ब्याज दर R0 है तो स्वतः बढ़ के R हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिक चेंज होगा ड्यू टू वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट। automatic adjustment mechanism. Automatic adjustment mechanism automatic investment mechanism in Marshallian interest rate, automatic adjustment mechanism in Marshallian interest rate. Where I is equal to S.
I is equal to S. Automatic adjustment mechanism in Marshalling interest rate where I is equal to S. ये बड़ा ही आलोचना का विषय बना बाद में, ये बड़ा ही आलोचना का विषय बना बाद में कि ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, और इसलिए ये कहा गया इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में कमीशन में ये नियम है कि जो चित्र होता है उसका OX लिखे हैं कि नहीं, OY लिखे हैं कि नहीं। OX पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग है, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग शब्द लिखे हैं कि नहीं। I पर OY पर इंटरेस्ट है लिखे कि नहीं। तो इसको कहा जाता है कंप्लीट टेबल। कंप्लीट आपका फोटो जो है कंप्लीट है। अगर वो चीज नहीं देते हैं तो लाल पेन से उसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देता है। बात समझ में आ रही क्या है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। तो बराबर आप लीजिएगा कि कंप्लीट डायग्राम उसी को कहा जाता है जिसका एक्स एक्सिस OX लिखा हुआ हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग लिखा हुआ हो, OY लिखा हुआ हो और उस पर इंटरेस्ट लिखा हुआ हो, इंटरसेक्शन क्लियरली ई वहां लिखा हुआ हो। तो इसलिए बराबर याद रखिए कि अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स कम मिलेगा, और दूसरा साथी आपका अगर ऐसे लिख देगा, एक चित्र छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन जो चित्र वहां हो वो आप बेहतर तरीके से दे रहे हो। बेहतर तरीका क्या है? सुंदर बनाना तो पहली बात है, लेकिन कंप्लीट डायग्राम का मतलब होता है OX लिखा हुआ हो, उस पर इन्वेस्टमेंट सेविंग लिखा हुआ हो, OY लिखा हुआ हो, उस पर इंटरेस्ट हो। इसे कहा जाता है कंप्लीट डायग्राम। हम लोग जब कॉपी देखते हैं तो लिख देते हैं इनकम्प्लीट डायग्राम। तो इसलिए लड़का सोचता है कि जल्दी जल्दी बहुत भर दिए तो वो BMA में चल सकता है, लेकिन कमीशन में आपको छोटा सा ही हो, इलायची का दाना जो मुंह में डालते उसका स्वाद आने लगे, कि नहीं कि भर मुट्ठी भात मुंह में जा रहा है वो वाला। तो इसमें क्वालिटी को बहुत महत्व दिया जाता है। डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट डायग्राम रहने पर बहुत नंबर उठता है। अभी के दौर में जो अच्छे स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सब इकोनॉमिक्स ले रहा है, मैथमेटिक्स वाला इकोनॉमिक्स ले रहा है, फिजिक्स वाला इकोनॉमिक्स ले रहा है, क्योंकि उसके अपने सब्जेक्ट के तुलना में इसमें आधा ही मेहनत है और मार्क्स पूरा उठ जाता है। तो इसलिए बराबर फिर डायग्राम में ऐसा कीजिए कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए। जैसे आप देखिए I इज ग्रेटर देन S, उसको अपने पेंसिल से अगर रेक्टेंगुलर एरिया खींच दिए तो फोकस चला जाएगा। तो ये रेंज जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग है, ऊपर जो रेंज है वह इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग है, और ठीक सेंटर में इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग है। तो ये आपका जो है डायग्राम का के साथ साथ आपका साथ साथ जो है इसमें आ जाता है। इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन का क्लासिकल सिद्धांत, मार्शलियन सिद्धांत समाप्त हुआ। अब इसका आलोचना हम लोग देखेंगे, इसका आलोचना देखेंगे।
criticism. मॉडर्न इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट का सिद्धांत जो है अधूरा है, इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इसमें जो है वो इनकम को नहीं दिया गया है। क्लासिकल इंटरेस्ट रेट, classical interest rate theory is classical interest rate theory is indeterminate. Classical interest theory is indeterminate. Income element is neglected. Income element is neglected. इसका कहना है कि I is a function of interest rate not correct. Not correct. I is equal to function of income, comma, interest rate. Is I is a function of YR is correct. As J.R. Hicks said, classical theory is indeterminate, income element is neglected, I is a function of R, not correct. I is a function of Y and R is correct, as J.R. Hicks said. Likewise, saving is a function of not correct.
is a function of y r. Is correct as x Higgs is yeah Higgs. That as Higgs says. Investment is a function of y and r. Saving is a function of y and r. Here y and here r. ये कहते हैं कि उसके बावजूद भी इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन नहीं होगा। इनका कहना है कि इंटरेस्ट rate cannot be determined by only I and S
Interest cannot be determined by only INS. Critics remark that there there is I equal to S and L equal to M. That determine equilibrium. Critics remark that there is I equal to S and L is equal to M that determine equilibrium. Interest rate that determine equilibrium interest rate. उतार लिए सब आदमी का उतर गया। उतर गया। यस सर। इसी चित्र को बड़े साइज में देखिए।
हिक्स कहते हैं कि एलएम बदल जाएगा और आईएस बदल जाएगा। एलएम बदल जाएगा और आईएस बदल जाएगा। तो अभी इंटरेस्ट रेट ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ जो है इनकम इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इनकम इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल दोनों को इसमें महत्व दिया है। इनकम लेवल और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहता है कि अगर आपका आईएस यहाँ है, आई इज इक्वल टू एस यहाँ है, या आई इज इक्वल टू आपका यहाँ घसक गया, आई इज इक्वल टू एस यहाँ घसक गया, उसी तरीके से आपका यहाँ है एल एम इक्वल टू एम, और ये घसक कर आपको यहाँ आ गया एल एम डैश। तो सिचुएशन आपका बदल गया, लेकिन आपका ये जो कर्व है, ये कर्व जो है आपका बदल गया, लेकिन आप जहां पर थे तो इंटरेस्ट रेट आपका ज्यों का त्यों रह गया। अर्थव्यवस्था ई पर हो या अर्थव्यवस्था एफ पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्याज दर ज्यों का त्यों रहेगा, मौद्रिक नीति की स्थिरता रहेगी और इनकम बढ़ जाएगा। पीआर हिक्स ने कहा कि इंटरेस्ट थ्योरी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जे.आर. हिक्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने कहा कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग जो है वो छिपे हुए रूप में फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल
पॉलिसी है। और ये जो आपका एलएम जो है, एलएम है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ये है मॉनेटरी पॉलिसी। तो अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों का उपयोग होता है। इसलिए क्लासिकल सिद्धांत ने सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रियल फैक्टर पर जोर दिया, लेकिन उससे कोई ब्याज दर का सिद्धांत स्थापित नहीं होता है, बल्कि ब्याज अनिर्धारणीय रह जाता है। बिना आय का न हम बचत जान पाएंगे न विनियोग जान पाएंगे। ये उसकी त्रुटि थी जो ऐसा नहीं किया गया। इसलिए इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट ही सही है, जिसमें कि मौद्रिक तत्व भी शामिल है और रियल तत्व भी शामिल है। रियल सेक्टर और मॉनेटरी सेक्टर दोनों सेक्टर इसमें शामिल है। ये एलएम जो है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है मनी सेक्टर। और फिस्कल पॉलिसी क्या दर्शाता है? फिस्कल पॉलिसी दर्शाता है रियल सेक्टर। तो इसलिए जहां दोनों बराबर होता है वहां मौद्रिक सेक्टर भी हो गया और रियल सेक्टर भी हो गया। तो इस तरीके से आपका मौलिक नॉलेज जो है आलोचना में चला जाएगा और मार्शलियन सिद्धांत पूरा स्थापित हो जाएगा। बहुत लड़के समझते हैं कि मॉडर्न वाला काय के लिए दे, तो वो आलोचना में इम्प्रूवमेंट में पीछे में आप जो ऐड करेंगे। सारे चित्रों का अभ्यास करके आप हमको भेजिए। आपका क्लास एंड हो रहा है, एंड ऑफ द मीटिंग। हाँ सर, इसमें जैसे बता रहे हैं तो इसका इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव आएगा सर? इन्फ्लेशन पर प्रभाव तो प्राइस लेवल से होगा ना। यहाँ आपको जैसे सर हाँ यहाँ पे तो ब्याज दर है ना। हाँ, इसमें जैसे सर इनकम, जैसे हम इकोनॉमी का ग्रोथ लेवल मान लीजिए सर 8% चल रहा है। हाँ। और सर इसी क्रम में मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस सब में अगर हम चेंजेस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो सीधा सीधा प्रभाव आ जाता है ना उसका। यहाँ आप देख रहे हैं कि सरकार ना है जी, फिस्कल सेक्टर जो है वो सिर्फ सरकार आगे सरकार बढ़ाएगी। सरकार बढ़ाएगी तो आप ब्याज बढ़ाइए घटे उसको क्या फर्क पड़ता है? तो मनी सप्लाई पर मनी सप्लाई को तो हम हैम्पर करता है ना सर कहीं जाके। मनी सप्लाई प्राइवेट के लिए ना है। अच्छा, सीआरआर जो बढ़ाया, वो सबके लिए ऐसे सरकार आ जाए तो सबके पैसा सरकारे के पास में चलेगी। नेशनलाइज बैंक है ना। जब जी सरकार आ जाएगी तब कोई फर्क नहीं पड़ता है फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी जो है और मॉनेटरी पॉलिसी है, दोनों पॉलिसी जब बैलेंस काम करेगा तो इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि आपको अभी बुखार है? नहीं। आपको टेम्परेचर है अभी? नहीं सर, अभी तो नॉर्मल है। हमारा क्वेश्चन क्या, टेम्परेचर है? नहीं है। टेम्परेचर तो है सर, लेकिन वो फीवर वाला नहीं है। टेम्परेचर तो होगा ना जी। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपको टेम्परेचर है? हाँ सर, है ना। उसी तरह इन्फ्लेशन रहेगा। इन्फ्लेशन कैन नेवर डाई इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बट इन्फ्लेशन इज जीरो। अभी इन्फ्लेशन जीरो है कहाँ? जापान में। इन्फ्लेशन जीरो कहाँ है? अमेरिका में। तो क्या फर्क पड़ रहा है? में नहीं, विकसित का बात नहीं है। कंट्री जहाँ जीरो है तो अभी इकोनॉमी चल रही है ना। जी।
बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उस पर जितना पिछड़ा हुआ देश है वहाँ बैंक में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्योंकि उसको कहीं से रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स जनता का रिसोर्स ही खींचता है। जी जी इंडिया में हर आदमी बैंक में पैसा रखता है। अब बैंक में पैसा रखता है मतलब पैसा किसको दे दिए खर्चा करने के लिए? बैंक को, सरकार को। सरकार को न दे रहे हैं हम, इनडायरेक्ट सरकार को दे रहे हैं। जितना पैसा है सब पर सरकार का अधिकार है जी और सरकार आराम से निकाल के 20 रुपए चावल खरीद के 3 रुपए चावल बांट रहा है, क्योंकि तत्काल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक का पैसा निकालेगा जाके खरीद लेगा। बैंक में पैसा कहाँ है उसके पास? तो जो कंपल्सरी डिपॉजिट होता है उसमें SLR, SLR किसे कहते हैं? सर वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट को सरकार मतलब RBI के पास जमा रखना पड़ता है कंसर्न बैंक को। RBI के पास नहीं रखना पड़ता है। अब जान लीजिए, आपको बता दे रहे, स्टैट्यूटरी, अब शांत रहिएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि बैंक जो है 19%, अभी कितना है? 18 पॉइंट समथिंग कर दिया सर, 18.5 या कुछ है। 18.5 पॉइंट अपने डिपॉजिट में से निकाल कर कैश के रूप में अपने बैंक में रखिए। सुन लीजिए बात, बैंक में और या गोल्ड के रूप में। हाँ सर सुनिए जो हम कह रहे हैं, कैश के रूप में बैंक में रखिए या गोल्ड के रूप में रखिए या गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में रखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कीजिए। सारा बैंक जो है चुपचाप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। किसी का हिम्मत नहीं है कैश रखने का, कल होकर के इन्फ्लेशन हाई हो जाए मुफ्त में मारा जाएगा। और गोल्ड पर भी विश्वास नहीं है कि गोल्ड कब बढ़ेगा घटेगा। अभी हालांकि गोल्ड जो बढ़ने के टेंडेंसी है, लेकिन अब रिटर्न होगा वो असंभव है, क्योंकि साथ में पॉपुलेशन भी है, खरीदारी भी है लोगों का, ब्लैक मार्केटिंग भी है, डबल इनकम भी है, बहुत सारा फैक्टर जिससे कि वो वापस नहीं लौटेगा। तो जिसमें भी आप रखिए, लेकिन ज्यादातर रखता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाने का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट कागज लिख करके आपको दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कागज लिख करके दे दिया कि गवर्नमेंट आपका 10 करोड़ रुपया ली है और उस पर ब्याज आपको देगी इतना, रख लीजिए कागज। 5 साल के बाद, 5 साल सरकार का अवधि ये रहता है, अपना अवधि में आराम से खर्चिए, अब अगला आवेगा तो देखेगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन इज देयर इन, छिपा हुआ है, ग्रोथ रेट में इन्फ्लेशन छिपा हुआ है। ग्रोथ रेट जितना रहता है उसी के आसपास में इन्फ्लेशन रेट को रहना चाहिए, और अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए यहाँ इन्फ्लेशन पर हम लोग जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा वेरिएबल ही है इंटरेस्ट रेट और इनकम लेवल। इन्फ्लेशन की बात होगी तब दूसरा हो जाएगा, इन्फ्लेशन गैप हो जाएगा, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन हो जाएगा। ये मान लीजिए कि इन्फ्लेशन इज नॉट एट डेंजरस लेवल। इन्फ्लेशन का एक्सेप्टेबल लेवल क्या है सुनीता? 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 है सर। 4.5 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 सर। यानी 2 से लेके 6 तक सर, उसके बीच में। तो ये इसी रेंज में रहता है, तब मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी अच्छा से ऑपरेट करेगा और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्रणाम सर। सारा चित्र बना के आप लोग व्हाट्सएप भेजिए, अभी हम यहीं बैठे हुए हैं, आपका देख के पूछे, सब लोग बना के फोटो खींच के भेज दीजिए। ठीक है, ओके सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। ओके, प्रणाम थैंक यू, सर। थैंक यू।